तो आज हम लोग जो है विद्युत धारिता पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए धारिता के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको न्यूमेरिकल को करना है। जैसे कल हमने आपको बताया था वो सर्किट वाला क्वेश्चन करना, तो सर्किट वाले क्वेश्चन किए कि नहीं घर पे? हो रहा है कुछ? सिंपल वाला तो हो ही जाएगा। तो आज हम लोग को जो है थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो बेसिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया। प्रत्येक को क्या किया गया? यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए स्टार्ट आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि मान लिया प्रत्येक छोटी बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक, अब हमने उन 27 छोटी छोटी बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बना दी, तो भैया बड़ी बूंद की त्रिज्या कैसे निकलेगी? क्योंकि आप विभव का फार्मूला जानते हो कि किसी भी गोले का विभव होता है V = 1/4πε0 Q/r, है ना, गोले के पृष्ठ पर और पृष्ठ के भीतर विभव। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 27 बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बना दी, तो पहले हमको बड़ी बूंद की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 27, अब क्या नहीं चेंज होगा, जैसे आपने 27 छोटी बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बना दी, आयतन नहीं बदलेगा। मतलब क्या कि 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। तो सबसे पहले तो स्टार्ट आप यहीं से करोगे कि 27 छोटी बूंदों का आयतन = बड़ी बूंद का आयतन। अब 27 छोटी बूंद का आयतन, तो ये हो जाएगा 27 और एक छोटी बूंद का आयतन हो गया 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, जहाँ स्मॉल r जो है छोटी बूंद की त्रिज्या है। अब बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल R मान ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो ये देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। 27 r³ है, तो इसको आप लिख सकते हो 3r का होल क्यूब = कैपिटल R क्यूब ना। तो यहाँ से कैपिटल R का मान कितना आ गया? 3r। मतलब बड़ी बूंद की जो त्रिज्या होगी वो छोटी बूंद की त्रिज्या का 3 गुना हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? अब जो है एक चीज़, अब हम लोग देखिए जैसे विभव निकालेंगे तो आवेश की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब प्रत्येक छोटी बूंद पर कितना आवेश था तो उसको हम लोग अलग से मान लेते हैं। और आवेश जानते हो आप एक अदिश राशि है, तो एक बूंद का आवेश अगर स्मॉल q होगा तो 27 बूंदों को मिला देंगे तो टोटल आवेश जो होगा वो सबका योगफल हो जाएगा, क्योंकि अदिश राशियाँ हैं, बीजगणितीय विधि से जुड़ जाएंगी। तो माना प्रत्येक छोटी बूंद पर आवेश स्मॉल q है, तब बड़ी बूंद पर आवेश ये हो जाएगा आपका कैपिटल Q = 27 × स्मॉल q। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया। मतलब प्रत्येक बूंद को इतना आवेश दिया गया कि उनका विभव कितना हो गया? 10 वोल्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक छोटी बूंद का विभव V = K × Q/r।
और ये V का मान हम लोग को पता है, इस V का मान है 10 वोल्ट। इसको अलग रख लीजिए। अब बड़ी बूंद का विभव कितना हो जाएगा? बड़ी बूंद का विभव हो जाएगा V इक्वल टू, इसको V डैश कर देते हैं, तो ये हो जाएगा K इंटू कैपिटल Q बाई, अब इसमें मान पुट कर दीजिए, तो देखिए ये हो गया K, कैपिटल Q का मान कितना हो गया 27 इंटू स्मॉल q अपॉन कैपिटल R, तो ये हो गया 3R। 3 9 27, 9 अलग कर लीजिए और ये हो गया K इंटू स्मॉल q बाई स्मॉल r। क्लियर हो रहा है? अब ये जो आप देख रहे हो K इंटू स्मॉल q बाई स्मॉल r, यही तो है, और इसका मान कितना है, तो ये हो गया 9 इंटू 10 इक्वल टू 90 वोल्ट। तो कहने का मतलब ये हो गया कि पारे की 27 एक समान बूंदों में, जिनमें कि प्रत्येक का विभव 10 वोल्ट था, अगर उनको मिला करके एक बड़ी बूंद बना दी जाए तो बड़ी बूंद का विभव कितना हो जाएगा 90 वोल्ट हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है? अब इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि जैसे कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि यार एक बूंद का तो विभव 10 वोल्ट था, तो 27 को मिला देंगे तो 270 हो जाना चाहिए। तो विकल्प में एक ये भी दिया रहेगा, 270 भी दिया रहेगा कि बच्चे इसी को टिक मार देंगे। बात समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखें। हालांकि आपको याद होगा कि 11th क्लास में पृष्ठ तनाव वाले चैप्टर में भी इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए थे कि पारे की एक बड़ी बूंद को 27 छोटी बूंदों में विभक्त कर दिया गया, तो इस क्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए, है ना। अब ये दूसरे क्वेश्चन पे आइए। देखिए इसमें ये कह रहा है कि एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बना हुआ है। आप जानते हो कि समांतर प्लेट संधारित्र में धातु की 2 बड़ी बड़ी प्लेटें ली जाती हैं। तो यहाँ पर जो प्लेट ली गई है वो आयताकार है। आयताकार होने का मतलब लंबाई उसकी है 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है। तो आपको याद होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, अगर वायु है तो C नॉट इक्वल टू होता है एप्साइलन नॉट A बाई डी। प्लेटों के बीच अगर आपने कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो फार्मूला ये हो जाता है एप्साइलन नॉट KA बाई, इसको आप लिख सकते हो C नॉट इंटू K, इसका K गुना हो गया। तो यहाँ पर क्या है, A जो है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल है और D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग के क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की आयताकार प्लेटों से बना है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल हो जाएगा A इक्वल टू 60 गुणे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो 2400 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर को अगर आप जो है वर्ग मीटर में बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 पावर माइनस 2 मीटर होता है, तो उसका वर्ग करेंगे तो 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, इतना वर्ग मीटर। तो ये हो गया आपका 2.4 इंटू 10 पावर माइनस कितना आ जाएगा 1, या 0.24 भी आप लिख सकते, इतना वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल निकल गया। फिर क्या बोल रहा है, चादरों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है। तो प्लेटों के बीच की दूरी हो गई यहाँ पर स्मॉल d इक्वल टू 4 mm। इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, C नॉट इक्वल टू एप्साइलन नॉट A बाई। ठीक है। देखिए शुरू में बोल दिया कि समांतर प्लेट वायु संधारित्र, मतलब प्लेटों के बीच में क्या है, वायु। एप्साइलन नॉट का मान क्या होता है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। A का मान हम लोगों ने ये निकाला है, इसको आप चाहें तो 0.24 भी लिख सकते हैं।
अपॉन डी की वैल्यू हो गई 4 इंटू 10 पावर -3, और नहीं तो इसको ऐसे लिख लीजिए 24 गुणे 10 पावर -2। तो इससे काटने में आसानी रहेगी। 4 छक 24, 6 पंजे 30, 8 छक 48 और 3 51, 5 8 छक 48 और 5 53 इंटू 10 पावर -3 आपका ऊपर गया तो -3 मतलब 3 -2 -1 +1 और ये -11 ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5.31 इंटू 10 पावर -10 फैरड। और पीको फैरड में अगर लिखना है तो ये दशमलव को इधर खिसकाइए, यहाँ 10 पावर -12 कर दीजिए, तो ये 531 पीको फैरड हो जाएगा। एक पीको में 10 पावर -12 होता है। और फिर इसमें क्या बोल रहा है कि यदि उनके बीच में 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर गुणे 4 मिलीमीटर नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रख दी जाए जिसका पराविद्युतांक 7 है, तो इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या है कि अब आपने प्लेटों के बीच में क्या किया, एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। परावैद्युत पदार्थ की लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, जितना हमारे प्लेटों का लंबाई चौड़ाई था उतना ही है, लेकिन मोटाई इसकी कितनी है 4 मिलीमीटर। और हमारे प्लेटों के बीच की दूरी भी कितनी है, इसका मतलब ये परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है ना। तो आपको याद होगा कि फार्मूले दो होते हैं, एक तो ये जब पूर्ण रूप से भरा होता है तो ये, और एक होता है जब आंशिक रूप से भरा हो। तो आंशिक रूप वाले में फार्मूला आपको याद होगा कि ε0 A अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के, है ना। तो परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद संधारित्र की धारिता C= हो जाएगा C0 इंटू के। तो ये हो गया 5.31 इंटू 10 पावर -10, और के की वैल्यू कितनी है 7। तो ये गुणा कर देंगे, इतना फैरड आ जाएगा। तो हम लोग से धारिता नहीं पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि अगर संधारित्र की प्लेटों को 200 वोल्ट पर आवेशित किया जाए तो कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। तो V का मान दे दिया कितना 200 वोल्ट। कितना आवेश चाहिए Q आपसे पूछा जा रहा है, तो आप फार्मूला यूज कर दोगे Q = CV। तो ये C ये है, V है, ये मान पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है।